So we were doing this chapter of women caste and reform. Actually इस चैप्टर का नाम है women caste and reform, और आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है, सोशलिस्ट मूवमेंट एंड रिफॉर्म, सोशलिस्ट मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स, ये एकदम मिलता जुलता चैप्टर है, ठीक है। हुआ क्या था, हमारे देश में बहुत सारे कुप्रथाएं थी, ठीक है, सोसाइटी के लेवल पे और रिलीजियस लेवल पे ऐसे बहुत सारी कस्टम्स थे या कुप्रथाएं बोल सकते हैं जो बहुत हानिकारक थी पूरे देश के लिए, ठीक है। सो इसीलिए कुछ रिफॉर्म्स हुए, आपका भी रिफॉर्म रिलेटेड एक चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। रिफॉर्म्स मतलब सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इन रिफॉर्म रेवोल्यूशंस को लाया। इन रिफॉर्म्स के चलते क्या हुआ, हमारे सोसाइटी में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सबने सुन रखा होगा कि एक प्रथा होती थी जिसको हम सती प्रथा बोलते थे। इसमें सती प्रथा में क्या होता था कि जैसे ही हस्बैंड मर जाए तो जो उसकी वाइफ है उसको उसके चिते पे झोंक दिया जाता था, समझ में आ रहा है, उनकी जलती हुई चिता पे उसको भाई साहब बर्न कर दिया जाता था, ठीक है। तो किसी मरे हुए इंसान को अगर जलाया जाए तो ऑब्वियसली ही और शी विल नॉट फील द पेन, लेकिन किसी जिंदा इंसान को भाई साहब अगर जला दिया जाए सो दैट वुड बी टू मच ऑफ अनबेरेबल पेन, और ऐसा उस टाइम पे होता था, ठीक है। सो जिंदा झोंक दिया जाता था विच कॉज सिवियर बर्न इंजरीज एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीज़ें हुई थी उस टाइम पे, जिसके चलते भाई साहब एक हमारे राजा राम मोहन रॉय हुए, उन्होंने एक रिफॉर्म मूवमेंट लाया और सती को बैन करवाया, ठीक है। तभी ब्रिटिशर्स लोग थे इंडिया में, उन्होंने ब्रिटिशर्स के हेल्प से इस सती प्रथा को बैन करवाया। दूसरा एक और मुद्दा था जहाँ पे पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि मतलब हिंदू रिलीजन में भी पॉलीगैमी होती थी, मतलब एक जो हस्बैंड है वो उसकी बहुत सारी वाइफ्स होती थी, ठीक है। अभी बहुत सारी वाइफ्स होती थी, मतलब समझ लो कोई 60 साल का बुढ़ा या 70 साल का बुढ़ा जो है, ठीक है, वो किसी 14 साल की लड़की से शादी कर रहा है, ठीक है। और शादी जो 14 साल की लड़की के माँ बाप हैं वो इसीलिए शादी करवा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है शादी करवाने के लिए, ठीक है। लड़की को ब्याह देना है और उस टाइम पे भाई साहब 18 साल मिनिमम उम्र नहीं होती थी, 13-14 साल में ही लड़की की ब्याह हो जाती थी, ठीक है। तो इनके ऊपर एक बर्डन आ रहा है समाज का कि यार अभी तक लड़की का ब्याह नहीं हुआ, तो ये क्या करते थे, मतलब किसी 60-70 साल के बुढ़े के साथ इसकी शादी कर दी, चलो अपने जिम्मेदारी से हम मुक्त हो गए। लेकिन होता क्या था कि 60-70 साल के बुढ़े क्या, ऑब्वियसली आज नहीं तो कल मरना ही है उसको, ठीक है। दैट पर्सन यूज्ड टू डाई एंड शी वाज रेंडर्ड अ विडो फॉर लाइफ। अभी विडो मतलब विधवा, ठीक है। ये जो विधवा की जिंदगी होती थी इंडिया में, ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत ही फालतू वाली जिंदगी होती थी। मतलब उसको पहली बात नॉन वेज तो वो खा नहीं सकती है, दूसरी बात किसी सोशल कस्टम रिचुअल में वो अटेंड नहीं कर सकती है, उसका कोई सोशल लाइफ नहीं होगा, जीरो सोशल लाइफ। शी वुड नॉट बी अलाउड टू अटेंड एनी जो आपके मैरिज पार्टीज या मैरिज फंक्शंस, शी वुड नॉट बी अलाउड टू अटेंड एनी रिलीजियस फंक्शंस। ये जो रिलीजियस फंक्शंस होते हैं जैसे आपका गणपति हो गया, दिवाली हो गया, इसमें मतलब उसका प्रेजेंस अशुभ माना जाता था, ठीक है। और अगर घर में भी वो रहते थे तो घर में भी एक कोने में रहते थे वो मतलब तेल मसाले वाली चीज़ भी नहीं खाने को उनको अलाउड था, एकदम सादा सीधा खाना, ठीक है। सो मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जो कोई चाहता भी नहीं होगा, ऐसी ज़िंदगी इनको जीना पड़ेगा। तो इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज चालू किया, ठीक है। सो विडो रीमैरिज चालू किया। इस तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले और बहुत सारे और भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे उस टाइम पे जिन्होंने सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की कोशिश की, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे नीचे वर्गीयों को, मतलब जैसे समझ लो जो लोग थोड़े हमारे वर्ण सिस्टम में जिनको नीचे माना जाता था, ठीक है, मतलब थे नहीं, काम के हिसाब से शूद्रों को काम, मतलब किसी ना किसी को तो सफाई का काम करना पड़ेगा, लेकिन शूद्रों को नीचा माना जाता था जिसके वजह से उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता था। तो ये एक रिफॉर्म मूवमेंट हुआ। तो ऐसे तमाम रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, पर्पस जिनका क्या था, सोसाइटी को सुधारना, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स। डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट राजसुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन लास्ट ईयर? शी वाज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग, ठीक है, लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। तो एक बहुत बड़ा जो रीजन है नॉन डेवलपमेंट का वो था नॉन एजुकेशन का, ठीक है। और एजुकेशन पहले भी उस टाइम पे इंडिया में नहीं के बराबर था, और जितना भी था वो सिर्फ और सिर्फ समाज में लड़कों के लिए ही था। लड़कियों को स्कूल या कॉलेज में भेजना वो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। पीपल कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, ठीक है। सो
Raj Sundari Devi was the first person who actually pursued education within the four boundaries of our home. कैंडल लाइट जलाकर उन्होंने पढ़ाई की, ठीक है. In the later part of the century, schools for girls were established by the आर्य समाज in पंजाब, ठीक है. तो आर्य समाज का निर्माण हुआ और आर्य समाज ने बहुत सारे स्कूल्स खोले, ठीक है. दयानंद सरस्वती, आज की तारीख में भी उनके नाम पे स्कूल्स चल रहे हैं. आपका जो डीएवी है वो बेसिकली उनके नाम पे ही है. आर्य समाज वॉज फाउंड बाय दयानंद सरस्वती एंड आज की तारीख में जो आपके डीएवी के स्कूल्स हैं उनके नाम पे ही चल रहे हैं, ठीक है. सो इन्होंने बहुत बड़ा एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाया, ठीक है. उन्होंने एक समाज की स्थापना की जिसका नाम था आर्य समाज. जैसे आपके ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने, वैसे ही आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, इन पंजाब. एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र. तो ज्योतिराव फुले ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र में गर्ल एजुकेशन को दिया, ठीक है. सो दीज वे सम रियली ग्रेट कंट्रीब्यूशंस that were laid out by different people from different societal groups for the development of India, ठीक है. Students of Hindu Mahila Vidyalaya 1875. When girls' schools were first set up in the 19th century, it was generally believed that the curriculum for girls ought to be less taxing than that for boys. The Hindu Mahila Vidyalaya was one of the first institutions to provide girls with the kind of learning that was usual for boys at the time. तो पहले का ज़माने का कैसा था कि अरे गर्ल्स क्या ही पढ़ाई करेंगी, ऐसा था, है ना. तो मतलब कैसा था कि अगर समझ लो 8th स्टैंडर्ड में जो बॉयज़ का सिलेबस है बॉयज़ के स्कूल में, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में गर्ल्स का वही सिलेबस नहीं रहेगा, बहुत इजी सिलेबस रहेगा, ठीक है. इन लोग कब तक पढ़ेंगे और क्या ही पढ़ लेंगे, ठीक है. तो मतलब कोई 8th स्टैंडर्ड में अगर लड़की जा रही होगी वो शायद अभी ABCD सीख रही होगी, जब तक बॉयज़ ने थोड़ा बहुत चैप्टर समझना चालू कर दिया है या क्वेश्चन आंसर समझना चालू कर दिया है, ऐसा हो गया, ठीक है. सो बहुत ही डिफरेंस रखा जाता था. लेकिन ये पहला स्कूल था हिंदू महिला विद्यालय विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 और इन्होंने गर्ल्स के करिकुलम को भी बॉयज़ के बराबर रखा, क्योंकि जब तक हम बराबरी नहीं करेंगे तब तक इक्वल उसमें आ ही नहीं पाएंगे. फिर तो हमेशा हमारा करिकुलम दोनों का एज पर जेंडर सेपरेटली चलता रहेगा. आज की तारीख में कोई सेपरेशन है क्या? नहीं ना. आज की तारीख में भाई साहब आपके स्कूल में गर्ल्स का भी और बॉयज़ का भी सेम करिकुलम है, ठीक है. गर्ल्स और बॉयज़ का स्कूल्स पहले डिफरेंट हुआ करते थे मेरे ज़माने तक, ठीक है. मैंने भी जहाँ पे एजुकेशन लिया है, मतलब उस टाइम पे कोविड नहीं था, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ अलग थे, ठीक है. मतलब हमारा जो स्कूल था वो फॉर बॉयज़ था, आज भी वो बॉयज़ के लिए स्कूल है और गर्ल्स के लिए अलग स्कूल हुआ करता था. तो गर्ल्स के लिए करिकुलम भी अलग था, सिलेबस भी अलग था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनसे नहीं होने वाला, ठीक है. तो इसलिए बहुत ईजी सा सिलेबस रखा जाता था, ठीक है. और फिर धीरे धीरे इन्होंने ये जो स्कूल स्टैब्लिश हुआ हिंदू महिला विद्यालय दैट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1875. दिस वाज द फर्स्ट स्कूल एवर टू मेक द सिलेबस सेम फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता हूँ? ओके ओके ओके. In aristocratic Muslim households in North India, women learned to read the Quran in Arabic, ठीक है. They were taught by women who came home to teach, ठीक है. अरबिक जो कुरान जो है तो अरबिक में लिखी गई है, ठीक है. और इसके लिए वुमेन लोगों को कुरान पढ़ाने के लिए, अरबिक लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए खुद वुमेन ट्यूटर्स आते थे उनके घर में. They were not allowed or they were not sent outside. There used to be women tutors who used to come from outside, ठीक है. Some reformers such as Mumtaz Ali reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education, ठीक है. तो मुमताज़ अली ने, मतलब कुरान में ऐसा वुमेन्स एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा शायद नहीं दिया गया था, तो कुछ रिफॉर्मर्स ऐसे थे जैसे मुमताज़ अली रीइंटरप्रेटेड, ठीक है. कुरान में शायद देखो किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में ना कुछ भी किसी भी जेंडर के बारे में या कास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है. समझ में आ रहा है? किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में कोई खामियां नहीं है, चाहे वो गीता हो जाए, चाहे वेद हो जाए, चाहे कुरान हो जाए, कोई खामियां नहीं है, ठीक है. हमने उसको जैसे तोड़ मड़ोड़ के प्रेजेंट किया है उसमें खामियां हैं, ठीक है. तो उसमें जो लिखा हुआ है उसमें कोई भेदभाव नहीं, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में कोई भेदभाव नहीं किया गया है. ना ही जेंडर वाइज भेदभाव किया गया है, ना ही कास्ट वाइज भेदभाव किया है, ना ही बस अब समाज के अलग अलग स्तरों पर कोई भेदभाव है. कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, ठीक है. ये हम लोगों ने जिस तरह से उसे पढ़ा है, समझा है, या जिस तरह से उसका लेख लिखा है या अनुवाद किया है उसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है. तो इन्होंने भाई साहब बताया कि जिस तरह से कुरान में इंटरप्रेट किया गया, इंटरप्रेट मतलब हमने क्या समझा, ठीक है.
जैसे मैं अगर इनको कुछ बोलूँ और बोलूँ कि आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए, आप ये देखेंगे कि मैंने जो बोला रहेगा और जब तक तिलक तक मैसेज गया रहेगा वो पूरा ही अलग होगा। ठीक है, जितने लोग होते हैं उतने अनुवाद हो जाते हैं। ठीक है, एक ही बात देखो अलग अलग तरीकों से भाई साहब अलग अलग तरीके से दूसरों तक पहुंचती है। तो कुरान में या भाई साहब आपके वेदों में या गीता में या भागवत में या कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ भी किसी भी जेंडर के ऊपर बुरा नहीं लिखा गया है, किसी भी कास्ट को नीचा नहीं माना गया है, किसी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये हम हैं जो उसको तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन, मुमताज अली, who reinterpreted verses from Quran to argue for women's education. The first Urdu novels began to be written from the late 19th century. Urdu novels publish होने लगी. Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. ठीक है, तो religion के बारे में पढ़ें। ठीक है, religion and domestic management. Domestic management मतलब घर के जितने भी काम काज हैं, इन अ लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड, तो सरल भाषा में इन बुक्स को लिखी गई। ठीक है, फ्रॉम द अर्ली 20th century, Muslim women like Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. They founded a primary school for girls at Aligarh. Another remarkable woman, Begum Rokeya Sakhawat Hussain, started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. देखिए मुस्लिम्स में ना एजुकेशन पहले भी हमने देखा थोड़ा सा बैकवर्ड है ना, थोड़ा सा पीछे है, एजुकेशन उतना ज़्यादा उनके कल्चर में नहीं आया है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑलरेडी मतलब वो पीछे हैं, वुमेन का एजुकेशन तो और भी पीछे है। ठीक है, तो इसीलिए भाई साहब इन सब जगहों पर अलग से इनका प्रचार होने लगा। शी वॉज अ fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. तो उन्होंने बोला कि भाई साहब शी वॉज fearless critic. fearless critic मतलब उनको कोई डर नहीं था, और उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला कि सारे जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं इन्होंने बड़े बुरी तरीके से मिस इंटरप्रेट किया है वुमेन के एजुकेशन को। ठीक है, सारे रिलीजियस लीडर्स वुमेन के एजुकेशन के अगेंस्ट है, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ऐसा कोई रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ वुमेन के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, वुमेन के एजुकेशन के अगेंस्ट में है, तो शी वॉज अ fearless critic ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज। कंजर्वेटिव आइडियाज मतलब जो पिछड़े आइडियाज हैं। ठीक है, fearless critic ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. तो इनका ये मानना था कि जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं ये करप्टेड है, ये फालतू में जितने भी वुमेन हैं उनको एक इंफीरियर प्लेस देते हैं। इंफीरियर प्लेस मतलब दे असाइन देम अ वेरी लो प्लेस फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, by the 1880s, Indian women began to enter universities. Some of them trained to be doctors, some became teachers. अभी धीरे धीरे भाई साहब वुमेन का इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन में होने लगा। ठीक है, some of them became doctors, some became teachers, अलग अलग प्रोफेशंस में भी आने लगे ये। Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. ठीक है, ताराबाई शिंदे, a woman educated at home at Pune, आपके बुक्स में इनका नाम है। ठीक है, ताराबाई शिंदे who was a woman who was educated at home. ज़्यादा करके वुमेन का जो एजुकेशन था वो एट होम ही होता था। They were not allowed to go to schools and colleges and other institutions. So they had to actually pursue their education at home. कोई होम में ट्यूटोरियल आता था और उसको पढ़ाते थे। क्या चल रहा है उधर 4 जनों में? मार्क्स दिख रहे हैं? 1-2 मार्क्स ही आएंगे भाई साहब, अगले टर्म में भी ऐसे ही 2-3 मार्क्स में क्लोज कर दोगे। A woman educated at home at Pune published a book, स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women. So ताराबाई शिंदे wrote a book called स्त्री पुरुष तुलना, और उसमें उन्होंने वुमेन और मेन के बीच में सोसाइटी में किस तरीके के डिफरेंसेस हैं उनको दर्शाया। ठीक है, हाउ वुमेन एंड मेन आर रिगार्डेड एज डिफरेंट इन सोसाइटीज। ठीक है, ताराबाई शिंदे, वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पुणे, पब्लिश्ड a book, स्त्री पुरुष तुलना, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women. Pandit Ramabai, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable life of upper caste Hindu women. ठीक है, तो पंडित रामाबाई ने भी एक बुक लिखा। देखिए उस टाइम पे कैसा था, ये बुक लिखने की बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में आपको कोई भी आइडिया स्प्रेड करना हो तो आपके पास तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ये तमाम तरीके के आपके पास प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप अपने आप के
अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे लोग उसमें एग्री हो या ना हो। लेकिन उस टाइम पे विदाउट प्रिंट मीडिया पीपल वर नॉट एबल टू एक्चुअली कोरिलेट और पीपल वर नॉट एबल टू प्रोक्रेस्टिनेट देयर आइडियाज़, ये अपने आइडियाज़ को नहीं फैला सकते थे। तो पंडित रामाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन। हिंदुइज्म जो था वो वुमेन के लिए ऑप्रेसिव था, वुमेन के एजुकेशन में, वुमेन के डेवलपमेंट में ज़्यादा हिंदुइज्म ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। एंड रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ द अपर कास्ट हिंदू वुमेन। जो भी अपर कास्ट हिंदू वुमेन थे उन पे काफ़ी बंदिशें थी, उन पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके समाज में मेल मिलाव को लेकर, ठीक है, उनके पार्टिसिपेशन को लेकर। एक बार विधवा हो गए तो उनकी लाइफ कैसे होती थी, इन सब बारों में उन्होंने लिखा, ठीक है, पंडित रामाबाई। She founded a widows home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands relatives, ठीक है। तो इन्होंने एक विडोज होम मतलब विधवा आश्रम फाइंड किया, ठीक है। आज की तारीख में भी इंडिया में बहुत सारे विधवा आश्रम हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम इस चीज़ को अभी तक हमारे सोसाइटी में नॉर्मलाइज नहीं कर पाए हैं कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसको फिर से दोबारा शादी करने का पूरा हक है, ठीक है। अभी तक हम इस चीज़ में पूरा इस चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाए हैं। अभी तक विधवाएं एक विधवा की ज़िंदगी ही जी रही हैं, दे आर बेसिकली लिविंग अ विडोज लाइफ, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे आश्रम आपको रिलीजियस प्लेसेस में, जैसे हरिद्वार हो गया या वृंदावन हो गया, ऐसे विधवा आश्रम आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ देम आर देयर, ठीक है। तो इन्होंने भी एक विधवा आश्रम फाइंड किया, कहाँ पे, पूना में, टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज। तो जैसे बहुत सारे ऐसे विडोज थे जिनका, विडोज की कोई मर्यादा नहीं थी, मतलब विडोज को बहुत ऐसा देखा जाता था कि ये अपशकुन है हमारे लिए, ठीक है। अपशकुन है मतलब इनका किसी रिलीजियस फंक्शन में प्रेजेंस, इनका किसी मैरिज सेरेमनी प्रेजेंस, सबको अपशकुन माना जाता था, ठीक है। हालांकि उनमें उनका कोई गलती नहीं है, कोई किसी से उनका शादी हुआ और वो मर गया तो इनमें इनकी क्या गलती है, उन्होंने तो जहर देकर नहीं मारा ना उसको, ठीक है। बट दैट्स हाउ दे वर ट्रीटेड, ठीक है, दे वर नॉट गिवन अ रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन द सोसाइटी। Here women were trained so that they could support themselves economically। तो इस विधवा आश्रम में सिर्फ उनको रखा नहीं जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था, एजुकेशन दिया जाता था, स्किल सेट्स दिया जाता था, ताकि वो खुद का जिंदगी खुद चला सके, ठीक है, खुद के दम पे चला सके, ठीक है। पंडित रामाबाई, नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। अभी इससे क्या हुआ, जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, ये जो कट्टर मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनको थ्रेट लगने लगा, अच्छा लेडीज़ में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा ये सब वैसा तोड़ मरोड़ के इन लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चैलेंज होने लगा उनको, ठीक है। अभी इन लोगों ने भी एक मोर्चा धर लिया। तो जितने ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स किसको बोलते हैं हम, कि मतलब आप रिलीजन को ना मानते हैं लेकिन एक स्टेप ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, मतलब जो चीज़ों को मानने की ज़रूरत नहीं है उसको भी मान लेते हैं आप। रिलीजन जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से नहीं, तोड़ मरोड़ के आप रिलीजन को मानते हैं, मतलब किसी और के अगेंस्ट में हो जाते हैं आप, ठीक है। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स। तो ये सारे मुस्लिम्स में भी और हिंदूज़ में भी जब वुमेन का डेवलपमेंट होने लगा, वुमेन की शिक्षा की बातें होने लगी, वुमेन लोग काम करने लगे, विधवा आश्रम बनाने लगे, वुमेन लोग बुक्स लिखने लगे, तो ऑब्वियसली क्या होने लगा, काफ़ी सारा डेवलपमेंट होने लगा और इससे उनके अंदर एक आक्रोश आ गया, जो लोग ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे या ऑर्थोडॉक्स मोहम्मडन्स थे, ठीक है। दे डेवलप्ड अ फीलिंग ऑफ जेलसी। For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and this would corrupt Hindu culture and erode family values, ठीक है। सो बहुत हिंदू नेशनलिस्ट ऐसा फील करने लगे कि हिंदू वुमेन वेर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज, हिंदू वुमेन जो है तो वेस्टर्न वेज अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज। और ये हिंदू कल्चर को इरोड कर देगा, हिंदू कल्चर को ख़राब कर देगा। अगर भाई साहब विडो री मैरिजेस होने लगे, अगर सती प्रथा बंद होने लगी, अगर वुमेन का एजुकेशन होने लगा तो हमारा पूरा कल्चर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वो सोचने लगे और प्रचारित भी करने लगे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। जो ऑर्थोडॉक्स कट्टर मुसलमान थे उन लोग ने भी इस चीज़ को चैलेंज किया कि भाई हमारे बहू बेटियों को अगर पढ़ाया जाने लगा तो जो हमारा रिलीजन है वो इंटैक्ट नहीं रहेगा, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे, दिस वुड नॉट बी गुड, ठीक है। सो इस तरह से प्रचार होने लगा। एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी था, ये सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी है, ठीक है।
तो फर्स्ट हाफ में क्या था भाई साहब, तो वुमेन देमसेल्व्स वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब सोसाइटियल चेंज, सोसाइटी में चेंज, समाज में परिवर्तन, ठीक है। अगर आप देखोगे वुमेन, अभी वुमेन आगे आ चुके थे, वुमेन एजुकेशन हासिल कर रहे थे और धीरे धीरे दे वेर वर्किंग एक्टिवली फॉर रिफॉर्म्स। रिफॉर्म मूवमेंट के लिए वो एक्टिवली काम करने लगे हैं, ठीक है। दे आर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स। दे रोट बुक्स, एडिटेड मैगजीन्स, फाउंडेड स्कूल्स एंड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड सेट अप वुमेन्स एसोसिएशंस, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब पहला तो हमारे लिए पहला जो था उस टाइम पे किसी भी रिफॉर्म कार्य के लिए बुक्स लिखना था, ठीक है। तो बुक्स प्रकाशित होने लगी, मैगजीन्स होने लगे, फाउंडेड स्कूल्स, इन्होंने स्कूल्स भी फाउंड किया, ट्रेनिंग सेंटर भी फाउंड किया, एंड सेट अप वुमेन्स एसोसिएशन, और वुमेन्स एसोसिएशन भी बनाने लगे। सो दीज वर द थिंग्स दैट वर बेसिकली डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार पीपल, ठीक है। सो इसमें देखिए आज की तारीख में आप जो जिंदगी जी रहे हैं ना, उस जिंदगी को स्पेशली वुमेन, ठीक है, यू आर एक्चुअली, यू शुड बी थैंकफुल टू दीज रिफॉर्मर्स, ठीक है। हम वी ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि अगर वुमेन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारे समाज में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, हमारे समाज आगे बढ़ेगा ही नहीं। जिन समाजों में वुमेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो कहीं ना कहीं भाई साहब दे हैव नॉट डेवलप्ड फुल्ली, ठीक है। तो वी ऑल ओ अ लॉट टू द पीपल, मतलब ये ऐसे लोग थे जिन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब पूरे सारे लोग इनके अगेंस्ट थे, जब सारे मोहम्मडन्स ये सोचते हैं कि भाई वुमेन का एजुकेशन नहीं होना चाहिए, तब इन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की। जब सारे हिंदूज ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई साहब वुमेन का रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, तब इन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की। तो मतलब सबसे भिड़ गए ये, ठीक है। और अगर भिड़ेंगे तो भाई साहब इनके ऊपर आफत आएगी, इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, इनको बहुत सारे कट्टरपंथियों का गुस्सा सहना पड़ा, ठीक है। तो काफ़ी सारा काम इन्होंने किया था उस टाइम पे। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, टू पुश लॉज फॉर फीमेल सफरेज। एनीबडी नोज व्हाट इज सफरेज? सफरेज, एनीबडी अवेयर ऑफ व्हाट इज सफरेज? ओके, सफरेज मतलब होता है वोटिंग राइट। सफरेज मतलब होता है भाई साहब वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो पहले क्या था, वोटिंग राइट्स नहीं थे वुमेन को, वुमेन वे नॉट अलाउड वोटिंग राइट्स, वुमेन वे नॉट अलाउड टू वोट। धीरे धीरे भाई साहब फीमेल सफरेज, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, तो ये पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बनाने लगे, ठीक है, लोगों को प्रेशर डालने लगे, पॉलिटिकली प्रेशर डालने लगे। आप जैसे बोलते हो ना कि हाँ मैं इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ, तो आप क्यों, मतलब किसी से आपका झगड़ा होता है, अब भी फ़ोन करता हूँ, लगा हमारे साथ, ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं, व्हाई डू यू डू दिस? हाँ हाँ हाँ, आपके पास कितनी पावर है ना, मतलब आप उससे लड़ेंगे, हाँ मैं इसको बुलाता हूँ, मैं उसको बुलाता हूँ, ये आप करते हैं, राइट। यू हैव सीन पीपल डूइंग दिस, दिखाने के लिए कि आपके पास कितना पावर है। क्लियर क्लियर। तो पॉलिटिकल प्रेशर, तो आपका क्या होता है, आप जब पॉलिटिक्स में लोगों पर प्रेशर डालते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े पार्टीज होते हैं उन पे प्रेशर डालते हैं, बिकॉज दे विल कलेक्टिवली टेक अप योर कॉज। इकलौता भाई साहब आप एक अकेले जाएंगे किसी ऑफिस में, शायद आपकी कोई सुने या ना सुने, लेकिन जब आप एक प्रेशर क्रिएट करेंगे पॉलिटिकली, तब सबको सुनना पड़ेगा, है ना। सो दीज आर नोन एज पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। समझ में आ रहा है भाई साहब, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। तो पुश लॉज फॉर फीमेल सफरेज, वोटिंग राइट्स, ठीक है। सफरेज मतलब होता है वोटिंग राइट्स। उस टाइम पे फीमेल्स को वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो पुश फॉर फीमेल सफरेज, तो इन्होंने क्या किया, फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। तो धीरे धीरे पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बनाने लगे, धीरे धीरे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज बनाने लगे और प्रेशराइज करने लगे कि फीमेल्स को भी वोटिंग राइट्स मिल जाए। वोटिंग राइट से क्या चेंज होगा, अगर फीमेल्स को वोटिंग राइट मिल जाए तो क्या चेंज होगा? हाँ, और मिलने से और नेता बनने से, नेता बनने से क्या होगा? आपको वोटिंग राइट मिले, इसका फायदा क्या होगा? ओपिनियन तो विदाउट वो तुमको वोटिंग राइट है, समझ लो तुम 18 साल के हो गए, तुमको वोटिंग राइट है, तुम वोट कर सकते हो, तो बस ना, इससे क्या होगा? किसी को वोटिंग राइट मिले, इससे होगा क्या? सोचिए, इन चीजों को सोचिए, फायदा क्या होगा? ओके, अपने उम्मीदवार को चुन सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, राइट। उसके बाद
ओके, स्पेशली उनको लेकर, है ना। देखो ऐसा है कि समझ लो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि एक क्लास है और यहाँ पे मॉनिटर का इलेक्शन होगा, ठीक है। अभी समझ लो भाई साहब विशाल के साथ सबकी पड़ती है, सब जानते हैं उसको, सबके साथ उसका अच्छा है, ठीक है। सब लोगों ने भाई साहब विशाल को वोट दे दिया, तो ही इज सिलेक्टेड एज अ मॉनिटर। सब लोगों ने विशाल को वोट क्यों दिया रहेगा? क्योंकि इसकी सबके साथ पड़ती है, और सब लोग जानते हैं कि अगर हम अपना मुद्दा इसके पास लेकर जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ करेगा हमारे लिए, है ना। दे हैव ट्रस्ट इन हिम कि हमारा कोई भी मुद्दा रहेगा, अगर हम इसको बोलेंगे तो ये कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। वैसे आप सर कभी छुट्टी नहीं देते हैं तो सर के पास थोड़ा सा दिवाली के लिए छुट्टी विशाल को भेजते हैं, है ना, ऐसा आप सोचेंगे, ठीक है। सो वॉट एवर योर कंसर्न्स आर, यू विल प्रेजेंट इट टू हिम, यू विल बी फियरलेसली प्रेजेंटिंग इट टू हिम। तो आपके मुद्दों के लिए कोई लड़े तभी तो आप वोट देंगे, वरना क्या जरूरत है आपको वोट देने की? आप क्यों वोट देंगे? भाई मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसा ही सोचेंगे ना। लेकिन जो उम्मीदवार कल खड़े हो रहे हैं वही देश चलाएंगे और वही आपके मुद्दों को सुलझाएंगे। तो अगर किसी को आपके मुद्दों में इंटरेस्ट ही नहीं है, व्हाई शुड यू वोट फॉर दैट पर्सन? तो इसीलिए वोटिंग राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर आप वोट कर पाएंगे तो ही अपने उम्मीदवार को चुन पाएंगे, और अगर अपने उम्मीदवार को आप चुन पाएंगे तो ही आपके जो राइट्स हैं वो भाई साहब प्रकाशित हो पाएंगे, दे विल बी रिप्रेजेंटेड। क्लियर क्लियर क्लियर। टू पुश द लॉज फॉर फीमेल सफरेज। ओके ओके ओके। बेटर हेल्थ केयर, ठीक है, बेटर हेल्थ केयर। फीमेल्स का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही डैमेज था उस टाइम पे, ठीक है। डैमेज था मतलब देखिए, फीमेल्स ज़्यादा करके बच्चे पैदा कर रही थी उस टाइम पे, और बच्चे पैदा करने के टाइम पे हमारे मैटरनल डेथ्स बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ मेनी फीमेल्स यूज टू डाई। आज की तारीख में मोर्टेलिटी रेट उतना हाई नहीं है क्योंकि फीमेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन उस टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, जिसके वजह से मैटरनल डेथ्स वेर ऑन अ वेरी हाई रेट, ठीक है। बहुत हाई रेट पे था मैटरनल डेथ्स, ठीक है। ऑल्सो देवर मतलब उनके ऊपर वो जो खाना खाते थे, बासी रोटी हो गई, बचा हुआ चावल हो गया, ऐसा खाना था उनका, प्रॉपर डाइट उनको नहीं मिलता था, ठीक है। किसी भी हिंदू या मुस्लिम फैमिली में ज़्यादा करके जो बचा कुचा रहता था वही ज़्यादा करके उनको मिलता था, उनको नसीब होता था, क्या बेटी क्या बहू क्या और क्या ही बहन, तो इन सबको ऐसा ही मिलता था खाना, ठीक है। So they were not on a proper balanced diet, because of which their growth and development were hampered. So obviously उनको better health care के लिए भी ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है। Education for women, तो female suffrage, better health care and education for women, इसके लिए भाई साहब, ठीक है, काफ़ी सारी तैयारियां होने लगी। In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women। तो उन्होंने भाई साहब ग्रेटर इक्वालिटी और फ्रीडम फॉर वुमेन के लिए अपना सपोर्ट या योगदान दिया, ठीक है। लीडर्स, nationalist leaders promised that there would be full suffrage for all men and women after independence। तो जितने भी उस टाइम पे नेशनलिस्ट लीडर्स हुए उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई साहब फुल सफरेज मतलब सबको वोट देने का अधिकार होगा, कोई भी एडल्ट सिटीजन को वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। देयर विल बी फुल सफरेज फॉर ऑल मेन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद सबको वोट देने का अधिकार होगा। क्लियर है? क्या चल रहा है वहां पे भाई साहब? However, till then they asked women to concentrate on anti-British struggles। तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारा पहला प्राथमिकता यहाँ पे ये है कि देश को हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद करवाएं, उसके बाद ही हम ये सब स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। सो until unless the country is free of Britishers, we will not be able to adopt this step। So first of all, you all participate in this freedom movement। Let's get our India free from the Britishers and then we will be able to chalk out reform movements for और पहला जो हमारा वो रहेगा वो ये रहेगा कि आप सबको वोटिंग राइट्स मिले, यू ऑल गेट द वोटिंग राइट्स। ओके, वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज डाइड, इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। हु रोट स्त्री पुरुष तुलना और व्हाट वाज द बुक दैट ताराबाई शिंदे रोट, ठीक है। Isn't a woman's life as dear to as yours is it to you? It's as if women were meant to be made of something different from men altogether, made from dust, from earth or rock or rusted iron, whereas you and your lives are made from the purest gold। तो उन्होंने कंपेयर किया है कि भाई साहब एक वुमेन का लाइफ जैसे भंगार का लोहा हो गया या कोई बेकार का रॉक हो गया, ऐसा है, या मिट्टी है, ठीक है, और आप भाई साहब गोल्ड है, ठीक है। You are asking me what I mean. I mean once a woman's husband has died, what's in store for her? एक बार एक
वुमेन अगर विधवा हो जाती है हिंदू समाज में तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है, इट्स एज गुड एज शी ऑल्सो इज डेड, ठीक है। द बार्बर कम्स टू शेव ऑल द कर्ल्स एंड हेयर ऑफ आवर हेड जस्ट टू कूल योर आईज। तो पहले जब जो लोग विधवा हो जाते थे उनको भाई साहब सर मुंडवाना पड़ता था, दे वर नॉट इवन, जो वुमेन लोग विधवा हो जाते थे उनको पूरा पूरा सर मुंडवाना पड़ता था। उसके पहले तो सती प्रथा थी, लेकिन उसके बाद में जब सती प्रथा बंद हुई तो पूरा सर मुंडवाना पड़ेगा और उनको सर मुंडवा के रखना पड़ेगा, दे विल नॉट बी एबल टू कीप हेयर ऑन देयर हेड्स, ठीक है। शी शट आउट फ्रॉम गोइंग टू वेडिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया उनका पूरा आइसोलेटेड या क्वारंटाइन लाइफ है, ठीक है। शी वुड नॉट बी अलाउड टू अटेंड वेडिंग्स, ठीक है, रिसेप्शंस एंड अदर ऑस्पिशियस ओकेजन्स। ऑस्पिशियस ओकेजन मतलब रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह, जो भी शुभ कार्य हैं, ठीक है, किसी का गृह प्रवेश है, कोई कन्यादान हो रहा है, या भाई साहब कोई पूजा पाठ हो रही है, सत्यनारायण की पूजा हो रही है, ऐसे सब जगहों पर विधवाओं का प्रवेश बंद था, दे रिस्ट्रिक्टेड था, दे विल नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, ठीक है, दैट मैरिड वुमेन टू गो, ठीक है। एंड वाई ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस? बिकॉज हर हस्बैंड हैज डाइड, जस्ट बिकॉज उसका हस्बैंड मर चुका है, ठीक है। शी इज अनलकी, इल फेट इज रिटन ऑन हर फोरहेड, एज इफ शी इज अनलकी, मतलब उसके माथे पे उसका भाग्य लिखा हुआ है, दुर्भाग्य लिखा हुआ है, ठीक है, उसके माथे पे उसका दुर्भाग्य लिखा है। हर फेस इज नॉट टू बी सीन, इट्स अ बैड ओमेन, मतलब उसका जो फेस है वो भी हमारे लिए क्या बोलते हैं, क्या अपशकुन बोलते हैं ना, बैड ओमेन मतलब समझते हैं अपशकुन है, उसका फेस भी दिख गया तो हमारे लिए अपशकुन है। हर फेस इज नॉट टू बी सीन, इट्स अ बैड ओमेन, ठीक है। ऐसा ताराबाई शिंदे ने बहुत बड़ी बुक लिखी हुई है, स्त्री पुरुष तुलना, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। Law against child marriage. With the growth of women's organizations and writings on these issues, the momentum for a reform gained strength. People challenged other established customs, that of child marriage. ठीक है, अभी धीरे धीरे सारे सोशल कस्टम्स पे चैलेंजेस होने लगे, सारे सोशल कस्टम्स को हम क्वेश्चन करने लगे। तो एक और कस्टम था जिसको हम बोलते थे चाइल्ड मैरिज। नाउ व्हाट ऑन अर्थ इज चाइल्ड मैरिज, ठीक है। चाइल्ड मैरिज क्या होता था? देखो आज की तारीख में आप 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं करवा सकते, ठीक है। 18 साल के बाद ही लड़की की शादी हो सकती है और 21 के बाद लड़के की, ठीक है। दैट इज द लीगल एज फॉर मैरिज। उस टाइम पे भाई साहब कोई लीगल एज नहीं था, 10 के बाद कभी भी कोई एज था ही नहीं। किसी किसी की तो 8-9 साल में शादी हो जाती थी, ठीक है, बचपन में पैदा होते ही शादी तय हो गई है, ठीक है। सो विद द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड राइटिंग्स ऑन दीज इश्यूज, द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेन स्ट्रेंथ. People challenged other established customs, and that was of child marriage. There were a number of Indian legislatures in the Central Legislative Assembly who fought to make a law preventing child marriage. तो उस टाइम पे देखो इंडियन लेजिस्लेचर में आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करता था, मतलब उस टाइम पे हम भारत को आज़ाद नहीं करवा पाए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि एक अपना असेंबली बनाइए, ठीक है, इसमें इलेक्शंस करके रिप्रेजेंटेटिव्स रखिए और आपके मुद्दों पर हम ध्यान देंगे। कुछ मुद्दों पर उन्होंने काम किया और बाकी मुद्दों पर काम नहीं किया। जहाँ पे ऐसे मुद्दे हैं जैसे वुमेन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या सती प्रथा है, इन सब मुद्दों पे ब्रिटिशर्स ने काम किया, लेकिन जहाँ पे हमको आज़ादी चाहिए या हमारे फार्मर्स को आज़ादी चाहिए, उन सब मुद्दों पे उन्होंने काम नहीं किया। खैर, लेकिन यहाँ पे ये था कि इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में दे रेज देयर वॉइस, ठीक है। सो बिकॉज एक उम्र के बाद ही यू आर एज अ वुमेन यू कैन एक्चुअली ब्रिंग अप अ चाइल्ड। उसके पहले अगर किसी को बच्चा होता है तो बच्चे की जान और माँ की जान दोनों खतरे में होती है, ठीक है। इफ अ वुमेन इज गेटिंग प्रेग्नेंट विद अ चाइल्ड बिफोर 18, देन बोथ द येट टू बी बॉर्न किड एज वेल एज द येट टू बी बी द मदर, बोथ ऑफ देयर लाइव्स आर एट रिस्क, ठीक है, दोनों का लाइफ रिस्क पे है, ठीक है, मेडिकली। ब्राइड एट द एज ऑफ 8, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड ब्राइड। इसकी उम्र 8 साल है, चाइल्ड ब्राइड है, ठीक है, शी इज गेटिंग मैरिड। This is a picture of a child bride at the beginning of the 20th century. Did you know that even today over 20% of girls in India are married below the age of 18? आज की तारीख में भी हम एक विकसित समाज का हिस्सा होने के बाद भी 20%, 20% of girls in India are married below the age of 18. 18 साल के पहले इनकी शादी कर दी जाती है, ठीक है। माँ बाप के लिए इंडिया में लड़कियां एक बोझ हैं, जितनी जल्दी हम भाई साहब उनसे छुटकारा पा सके, शादी ब्याह करवा दो भाई साहब, उनको जाने दो अपने मायके। दे आर ऑलवेज इन दैट इंस्टिंक्ट, ठीक है, ये हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है। लड़कियों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाएंगे, उसके बाद उनकी मर्जी शादी उदी की, ऐसा हम सोचते नहीं हैं, ठीक है। हमारा पहला जनरल सोच यही रहता है कि लड़कियाँ हैं अगर हमारे घर में तो उनका पहला ही ब्याह दे दो, ठीक है। वी विल ऑलवेज थिंक अबाउट मैरिज, ठीक है।
Child Marriage Restraint Act that was passed in 1929. In 1929, the Child Marriage Restraint Act was passed without the kind bitter debates and struggles that earlier laws had seen. So, according to the act, no man below the age of 18 and woman below the age of 16 could marry. आज इस लॉ में और चेंजेस आ गए हैं, तो वुमेन के लिए अभी ये एज कितना हो गया है 18 और मेन के लिए हो गया है 21. सो नो मैन बिलो 21 एंड नो वुमेन बिलो 18 कुड एक्चुअली बी मैरिड. ठीक है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो जो भी इन्वॉल्व है इसमें उसको अरेस्ट वारंट हो जाएगा भाई साहब, द पर्सन विल बी अरेस्टेड. ठीक है, अगर ज़बरदस्ती किसी लड़की को ब्याह दिया जा रहा है जिसकी उम्र 18 से नीचे है तो दैट पर्सन कुड बी अरेस्टेड. ठीक है, Subsequently, these limits were raised to 21 for women. आज की तारीख में this is basically 21 for men and 18 for women. ठीक है, some of the social reformers we have been discussing also criticized. तो हमने यहाँ पे women related social चीज़ों को देखा और women related reforms को भी देखा. ठीक है, some of the social reformers we have been discussing also criticized caste inequalities. Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. तो उन्होंने भाई साहब एक ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, ठीक है, द प्रार्थना समाज, तो इन्होंने एक ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, बुद्धिस्ट गौतम बुद्धा ने भाई साहब कास्ट को क्रिटिसाइज किया था, कास्ट के डायमेंशन को ही क्रिटिसाइज किया था. हमारे समाज में जो कास्ट रिलेटेड विभाजन है उसको ही इन्होंने क्रिटिसाइज किया था. ठीक है, द प्रार्थना समाज adhered to the traditions of bhakti that believed in spiritual equality of all caste. तो इन्होंने भाई साहब स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट को बिलीव किया. इन बॉम्बे द Paramahansa Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. ठीक है, तो ये this was founded in 1840 to work for the abolition of caste. कास्ट के abolition के लिए भाई साहब ये फाउंड हुआ था मुंबई में. Many of these reformers and members of reform associations were people of upper caste. Often in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of the hold of caste prejudice in their lives. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सीक्रेट मीटिंग्स होते थे जिसमें ये जो रिफॉर्मर्स होते थे, जो रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे, दे यूज टू टॉक अबाउट कास्ट टैबूज. कास्ट टैबूज मतलब कास्ट रिलेटेड जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं. ठीक है, कास्ट रिलेटेड टैबूज. ठीक है, ऑन फूड एंड टच. तो पहले भाई साहब ऐसा था कि हम जो समाज के नीचे वर्ग के लोग हैं जिनको हमने अछूत मान दिया है, अनटचेबल मान दिया है. ठीक है, समाज में ऐसा विभाजन था भाई साहब, शूद्र सबसे नीचे श्रेणी के माने जाते थे और उनको अछूत माना जाता था. उनके हाथ का पानी हम ग्रहण नहीं करेंगे, उनके परोसे हुए खाने को भी हम नहीं खाएंगे, ऐसा था. ठीक है, सो ऐसा ऊपरी वर्ग का एक बहुत ही मतलब द्वेष वाली भावना थी नीचे स्तरीय वर्ग के लिए. ठीक है, सो दैट वाज ऑलवेज देयर. जस्ट वन मिनट. सो पीपल ऑफन इन, तो ये रिफॉर्मर्स जो है तो सीक्रेटली मिलते थे और डिसाइड करते थे कि कैसे भाई साहब ये जितने भी कास्ट रिलेटेड डिफरेंसेस हैं इनको हम ख़त्म कर पाएँ. ठीक है, कैसे जितने भी आपके जैसे ऐसे होता था, देखो ये अगर कोई नीची जात के लोगों को माना जाता है, मतलब नीचे वर्ण के लोगों को, ठीक है, इस तरह से बिना छुए चावल दिया जाता था, बिना मतलब उनको छुए हुए पानी दिया जाता था. उनको गाँव के कुएँ से पानी निकालना अलाउड नहीं था, गाँव के तालाब में नहाना अलाउड नहीं था, ये सब उनका था. ठीक है, सो दीज वर द थिंग्स. गांव के मार्केट में से वो भाजी वगैरह परचेस नहीं कर सकते हैं, इस तरीके के अट्रॉसिटीज थी. ठीक है, देयर वर आल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर. तो बहुत सारे और दूसरे लोगों ने भी इन रिफॉर्म मूवमेंट्स का साथ दिया था और उन्होंने इन पूरे सोशल ऑर्डर को क्वेश्चन किया. ठीक है, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो ट्राइबल ग्रुप्स और लोअर कास्ट लोगों के लिए स्कूल्स सेटअप करने लगे. लेकिन इससे क्या हो रहा था, ये अच्छा था, लेकिन इससे हो क्या रहा था कि ये जो लोग थे ये कन्वर्ट हो रहे थे क्रिश्चियनिटी में. ठीक है, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्वर्जन्स दैट वर हैपनिंग. ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world. तो थोड़ा बहुत एजुकेशन इनको मिलने लगा और क्योंकि उनको एजुकेशन मिलने लगा तो धीरे धीरे जो नया समाज का उद्भव हो रहा था उसमें वो स्ट्रांगली उतर रहे थे. ठीक है, at the same time the poor began leaving their villages to look for jobs
दैट वेर ओपनिंग अप इन द सिटीज़। तो जो भी गरीब लोग थे वो धीरे धीरे गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि शहरों में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और शहरों में अभी काफ़ी सारा जॉब्स मिलने लगा था लोगों को, ठीक है। पीपल वर गेटिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स इन city areas. There was work in the factories that were coming up and jobs in municipalities. तो म्यूनिसिपैलिटी की काफ़ी सारे जॉब्स आ रहे थे, काफ़ी सारे फैक्ट्रीज खुल गए थे और इन फैक्ट्रीज में बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी, सो पीपल वेर बेसिकली गेटिंग एम्प्लॉयड, ठीक है। यू हैव रेड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड, ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेड, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीन। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी भाई साहब, शहरों का निर्माण हो रहा था अभी, ठीक है। ड्रेन्स, तो शहरों में नालियां बनाई जा रही थी, रोड्स बनाए जा रहे थे, बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, एंड सिटीज हैव टू बी क्लीन। तो इन सिटीज का क्लीनिंग प्रोसेस भी चालू था और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर लेबर का रिक्वायरमेंट था, ठीक है। दिस रिक्वायर्ड कुलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, स्वीज क्लीनर्स, स्वीपर्स, प्लैंक्विन बेयरर्स, रिक्शा पुलर्स, ठीक है। तो इन सारे लोगों की डिमांड होने लगी। कुलीज मतलब जो बोझा ढोते हैं, ठीक है, जो बोझा ढोते हैं। डिगर्स मतलब जो बस गड्ढे खोदते हैं। कैरियर्स जो बड़े बड़े ऐसे कैरियर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, कैरियर्स। ब्रिक लेयर्स ऐसे जो ब्रिक ले करते हैं, ठीक है। सीवेज क्लीनर्स जो मतलब आपके मैन होल्स वगैरह को क्लीन करते हैं, ठीक है। स्वीपर्स, दे रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ स्वीपर्स। प्लैंक्विन बेयरर्स, इनको हम बोलते हैं प्लैंक्विन बेयरर्स, ठीक है। रिक्शा पुलर्स, ऐसे तमाम लोगों की भाई साहब क्या होने लगी, देयर वाज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ विच a major population started shifting from the village areas towards the cities, ठीक है। Where did this labor come from? तो ये लेबर पूरा आया कहाँ से? The poor from the villages and small towns, many of them from low caste, began moving to the cities where there was a new demand for labor. तो जो गरीब लोग थे, ठीक है, from small towns, many of them from low caste, they started moving to the cities where there was a new demand for labor, ठीक है। So Some also went to work in plantations in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia. अभी देखो यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स लोगों की सारे जगहों पे कॉलोनीज थी, तो मॉरिशस, ट्रिनिडाद, ठीक है, इन सब जगहों पर भाई साहब कॉलोनीज थी। इंडोनेशिया में भी कुछ लोग इंडिया से आसाम की तरफ गए, ठीक है, जो पुअर लोग थे, क्योंकि प्लांटेशन था यहाँ पे, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन वगैरह थे, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में लेबर रिक्वायरमेंट था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मूव हुए। कुछ लोग भाई साहब मॉरिशस, इंडोनेशिया, इनको भाई साहब ब्रिटिशर्स ही लेकर गए, दे वर टेकन बाय द ब्रिटिशर्स टू दीज प्लेसेस टू वर्क, ठीक है। Work in the new locations was often very hard, but the poor, the people from the low caste saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold. ज़्यादा करके ये जितना भी काम हो रहा था इन सब जगहों पे, प्लांटेशन वर्कर्स में या यहाँ पे लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन कम से कम उस गांव की ज़िंदगी से बेहतर थी। ज़्यादा करके लोग जो गांव में थे वो त्रासित थे, क्योंकि अपर कास्ट लोगों का टॉर्चर था, ठीक है, प्लस पैसा नहीं मिलता था, ठीक है, तो बहुत सारा टॉर्चर था, प्लस उनको जो बेसिक एमिनिटीज़ थी वो डिनाइड थी, ये सारी तो उनके ऊपर चली रही थी। तो इससे तो अच्छा था भाई साहब वो कहीं जाकर ऐसा काम करे कि कम से कम उनके काम के हिसाब से उनको पैसे तो मिल जाए, कहीं पे जहाँ पे उनको कास्ट के लिए प्रताड़ित ना होना पड़े, ठीक है, तो इससे ये अच्छा था। दिस वॉज अ बेटर प्लेस टू लिव इन। एज द अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज होल्ड ओवर देयर लाइफ्स एंड दे सफर्ड डेली ह्यूमिलेशन। तो इनको भाई साहब हर रोज ह्यूमिलेट होना पड़ता था। गांव में जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों पर रोज टॉर्चर करते थे और उनको ह्यूमिलेट करते थे, दे यूज्ड टू ह्यूमिलेट देम। तो इससे तो कम से कम ये बेहतर था, ठीक है। एज द अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज होल्ड ओवर देयर लाइफ्स दैट दे सफर्ड डेली ह्यूमिलेशन। इससे तो अच्छा ये था कि वो जाकर इन प्लांटेशन जगहों पर काम करें, ठीक है। A coolie ship, 19th century. This coolie ship named John Allen carried many Indian laborers to Mauritius, where they did a variety of forms of hard labor. Most of these laborers were from low caste. ज़्यादा करके ये लेबरर कहाँ से थे भाई साहब? लो कास्ट से थे, ठीक है। मोस्टली दीज लेबरर्स फ्रॉम लो कास्ट। हु मादिगास मेकिंग शूज, तो ये आपके देखिए मादिगास हैं, ठीक है, इन लोग आपके शूज बनाते थे, कॉबलर्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। मादिगास मेकिंग शूज, 19th सेंचुरी, आंध्र प्रदेश। मादिगास वेर एन इंपॉर्टेंट अनटचेबल कास्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। अनटचेबल मतलब उस टाइम पे हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी अनटचेबिलिटी की, ठीक है। नीची जात के लोगों को अनटचेबल माना जाता था, मतलब उनको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर छू ले तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे सब बेकार की अवधारणाएं थी, ठीक है, मान्यताएं थी, ठीक है। तो दीज वेर अनटचेबल्स।
दे वेर एक्सपर्ट्स एट क्लीनिंग हाइड्स, टैनिंग देम फॉर यूज एंड सिविंग सैंडल्स। क्लीनिंग हाइड्स मतलब चमड़े को क्लीन करना, ठीक है, चमड़ों के जूते बनते थे ना, ठीक है, टैनिंग देम उसको टैन करते थे बिफोर यूज, एंड स्विंग सैंडल्स और फिर उसका जूता बनाना, ठीक है। सो दे वर एक्सपर्ट एट डूइंग दिस। Leather workers have been traditionally held in contempt since they work with dead animals which are seen as dirty and polluting। ज़्यादा करके लेदर के जो काम करते हैं उनको बहुत नीचा देखा जाता था हमारे समाज में। अरे ये लेदर का काम करते हैं, मरे हुए जानवरों के चमड़े को लेकर ये शूज़ बनाते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो इनको मतलब इनके काम को भी बहुत मतलब डर्टी और पोल्यूटिंग माना जाता था, और इनको भी, ठीक है। हालांकि यूज़ सब करते थे। दे वेर अदर जॉब्स टू द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज। तो अभी देख रहे हैं हम कि कैसे समाज में लोग अपने गांवों को छोड़कर निकलने लगे, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लांटेशन वर्कर में एज अ प्लांटेशन वर्कर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो वो भाई साहब अपने गाँव को छोड़कर जब बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम ये सहूलियत तो है कि उनको कम से कम अपने काम के पैसे मिल जा रहे हैं, भले ही ज़्यादा काम करवाया जा रहा है उनसे, लेकिन ये गाँव में रहकर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इनको मतलब हर चीज़ के लिए मोहताज रहना पड़ता था, इनको मतलब हर चीज़ के लिए त्रासित किया जाता था। जो अपर कास्ट के लोग हैं दे ऑलवेज यूज टू टॉर्चर देम। सो हमेशा एक टॉर्चर का सिलसिला उनके ऊपर जारी था, ठीक है। अ नंबर ऑफ महार पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स फाउंड जॉब्स इन द महार रेजिमेंट। तो महार रेजिमेंट जो तो आर्मी रेजिमेंट था और काफ़ी लोगों को उसमें जॉब्स मिला। द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, taught at an army school. In the Bombay Presidency, as late as 1829, untouchables were not allowed in even government schools. Government schools में भी इतने सालों तक untouchables को अलाउड नहीं था, एंट्री अलाउड नहीं थी, गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। अनटचेबल्स जो है मतलब जिनको अनटचेबल घोषित किया गया था, जिनको हरिजन कम्युनिटी बोला था महात्मा गांधी ने, मतलब जिनको नीची प्रजाति का माना जाता था, उनको टच करना भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा माना जाता था, ठीक है। When some of them pressed hard for that right, they were allowed to sit on the veranda। तो स्कूल के बाहर वरांडा में ऐसे बैठाया जाता था, स्कूल के अंदर एंट्री नहीं थी, ठीक है, ओके। It was outside the classroom and they were allowed to listen to the lessons without polluting the room where upper caste boys were taught। तो बाहर, क्लास के बाहर इनको स्थान मिलता था, they were not allowed inside, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर इनको इनसाइड एंट्रेंस दे दिया जाए तो they will pollute the room, ठीक है, where upper caste boys were taught। दुबलाज ऑफ गुजरात कैरिंग मैंगोज टू द मार्केट। तो ये दुबलाज हैं गुजरात के। दुबलाज लेबर्ड फॉर अपर कास्ट लैंड ओनर्स कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स एंड वर्किंग एट अ वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स एट द लैंडलॉर्ड्स हाउस। लैंडलॉर्ड्स के हाउस में ये काम करते थे, ठीक है। डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। ऐसा Gradually, by the second half of the 19th century, the demand for social equality and justice। तो फर्स्ट हाफ अभी हम सेकंड हाफ में देख रहे हैं भाई साहब, ठीक है। सो पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगैन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो भाई साहब जो भी नॉन ब्राह्मण लोग थे उन लोगों ने कास्ट के ऊपर जो हमारा विभाजन था हमारे समाज का, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे, डेमोन्स्ट्रेशंस करने लगे, ठीक है। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाई घासीदास हु वर्कड among the leather workers and organized a movement to improve their social status, ठीक है। तो एक मूवमेंट हुआ जहाँ पे लेदर वर्कर्स के सोशल स्टेटस पर काम किया गया। लेदर वर्कर्स मतलब चमड़े के जो काम करते थे उनके सोशल स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इन ईस्ट बंगाल हरिदास ठाकुर मातुआ सेक्ट वर्क अमंग चंडाला कल्टिवेटर्स। चंडाला मतलब जो लोग ज़्यादा करके लाशों को जलाते हैं, चंडाल उनको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्कर्स थे उस कम्युनिटी के, ठीक है। और इन ईस्ट बंगाल हरिदास ठाकुर मातुआ सेक्ट, ठीक है, वर्कड अमंग चंडाला कल्टिवेटर्स। दे वर्कड अमंग द चंडाला कल्टिवेटर्स फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम, ठीक है। इन व्हाट द प्रेजेंट डे केरला अ गुरु फ्रॉम इजहावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडियाज ऑफ यूनिटी of his for his people। He argued against treating people unequally on the basis of caste differences। According to him, all humankind belong to the same caste। तो इनके हिसाब से भाई साहब सारे humans जो तो सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे तमाम रिफॉर्मर्स देश के अलग अलग प्रांत से लोगों को समझाने लगे कि जो मान्यताएं अभी तक आप मानते आए हैं या जो अवधारणाएं आपकी हैं वो गलत है, ठीक है। अनटचेबिलिटी को लेकर, लोअर कास्ट के ऊपर टॉर्चर को लेकर, ये सब समाज में एक गलत शिक्षा की प्रणाली को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट्स वाज
ओरु जाति ओरु मतम ओरु दविम मनुष्यनु, वन कास्ट वन रिलीजन वन ह्यूमन काइंड फॉर वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। भगवान भी एक हो, कास्ट भी एक हो और एक ही रिलीजन हो सबका। श्री नारायण गुरु, ऑल दीज सेक्ट्स वेर फाउंड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अगेंस्ट देम। ठीक है, तो ये they tried to change those habits and practices which provoke the contempt of dominant caste। तो ये सारी चीजों को ये चेंज करने लगे, ठीक है, जो भाई साहब डोमिनेंट कास्ट को प्रताड़ित करते थे, डोमिनेंट कास्ट को सपोर्ट करते थे, जो हायर कास्ट को सपोर्ट करते थे। ठीक है, they tried to create a sense of self esteem among the subordinate caste। तो जितने भी लोग लोअर कास्ट के थे उनके अंदर ये सेल्फ एस्टीम जगाने लगे, क्योंकि आप अगर बार बार प्रताड़ित होते हैं, आपको अगर बार बार ह्यूमिलेट किया जाता है तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है ना, सेल्फ एस्टीम होता ही नहीं है। तो इन्होंने धीरे धीरे काम किया और लोगों के सेल्फ एस्टीम को फिर से उजागर किया। ठीक है, गुलामगिरी, ज्योतिराव फुले। नाउ विल टॉक अबाउट ज्योतिराव फुले। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमॉन्ग द लो कास्ट लीडर्स वाज ज्योतिराव फुले। ठीक है, Born in 1827, he studied in schools set up by the Christian missionaries। तो इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज से अपनी शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, he was born in 1827 and on growing up he developed his own ideas about the injustices of the caste society। तो इन्होंने खुद के आइडियाज डेवलप किए कि ये क्या इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, ज्योतिराव फुले ने। He set out to attack the Brahmins' claim that they were superior to other since they were Aryans। ब्राह्मण्स लोग अपने आप को हमेशा दूसरों से सुपीरियर मानते थे और इनमें मानते थे कि आर्य पुत्र हैं। ठीक है, आर्य मतलब सबसे ऊपर। दे वेर सुपीरियर बिकॉज दे वेर आर्यंस। ओके, फुले आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वेर फॉरेनर्स हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट। दे डिफीटेड एंड सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, दोज हु हैड लिव्ड देयर फ्रॉम बिफोर कमिंग ऑफ द आर्यंस। तो उन्होंने भाई साहब ये बोला कि आर्यंस जो है तो बाहर से आए थे, आर्यंस इंडिया के पार्ट थे ही नहीं, और हम जो थे अपने ही कल्चर में थे, हमको भाई साहब डिफीट किया गया। ठीक है, दे डिफीटेड एंड सब्जुकेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। हम जो इस भारत के लोग थे उनको इन्हें सब्जुकेट किया, लिव देयर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यंस। As the Aryans established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior, as low caste people। तो आर्यंस हमेशा हमको क्या देखते थे, लोअर कास्ट के लोग देखते थे और inferior देखते थे। According to Phule, the upper caste had no right to their land and power। In reality, the land belonged to indigenous people, the so-called low caste। जिनको आज हम लो कास्ट बोल रहे हैं, एक्चुअली लैंड इन्हीं का है। ठीक है, ये जो आर्यंस या अपर कास्ट अपने आप को बोल रहे हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, ही बेसिकली आर्ग्यूमेंटेड। फुले claimed that before Aryan rule there existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways। ठीक है, तो एक टाइम था जब वॉरियर पेजेंट्स थे, मतलब फार्मर जो थे वो वॉरियर्स भी थे, एंड रूल द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज, और अच्छे से मराठा कम्युनिटी को लीड करते थे। ठीक है, ही प्रपोज दैट अति शूद्रास अनटचेबल्स एंड शूद्रास लेबरिंग कास्ट शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इन्होंने वैसा बोला कि सब लोग हमको जुड़ना चाहिए, जो लोगों को भी शूद्र घोषित किया गया है या अनटचेबल घोषित किया गया है, लेट्स यूनाइट एंड फाइट दिस बैटल अगेंस्ट द अपर कास्ट। दैट वाज व्हाट महात्मा ज्योतिराव फुले। द सत्य शोधक समाज एंड एसोसिएशन ऑफ फुले फाउंडेड प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट है। तो सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले, और ये सत्य शोधक समाज क्या था, फाउंडेड प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वालिटी। तो कास्ट में बराबरी हो, इस इक्वालिटी को इन्होंने प्रोपोगेट किया, कोई भी नीची या ऊपर जाति के भेदभाव ना हो। Me here and you over there। Phule was also critical of the anti-colonial nationalism that was preached by the upper caste leaders। He wrote, the Brahmins have hidden away the sword of the religion which has cut the throat of the people's prosperity and now go about posing as great patriots of the country। आज की तारीख में ब्राह्मण्स अपने आप को पेट्रियट्स बोलते हैं, देशभक्त बोलते हैं, लेकिन उन्होंने देश का नुकसान ज़्यादा किया है। ठीक है, they gave us this advice to our Shudra Muslim and Parsi youth that unless we put away all quarreling amongst ourselves about the divisions between high and low in our country and come together, our country will never make any progress। जब तक भाई साहब हम सारे कास्ट वाइज या रिलीजन वाइज यूनाइट नहीं हो रहे हैं, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता, और तेरा भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ना इस देश का कुछ हो सकता है ना ही तेरा। ओके, इट विल बी यूनिटी टू सर्व देयर पर्पसेस एंड देन इट विल बी मी हियर एंड यू
over there again. Jyotiba Phule, The Cultivator's Whip Call. In 1873, Phule wrote a book named Gulamgiri, meaning slavery. तो इन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी. Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. तो अमेरिका में एक वॉर फॉट हुआ था जिसको हम एंटी स्लेव वॉर भी बोलते हैं, ठीक है. तो अमेरिकन सिविल वॉर में पहले स्लेवरी वहाँ पे भी थी. मतलब स्लेवरी कैसे होती थी, ये लोग जाते थे अफ्रीका से और वहाँ से बंधक मजदूरों को लेकर आते थे और उन्हीं से भाई साहब काम करवाते थे, ठीक है. तो इससे स्लेवरी खत्म हुई थी. तो some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading the end of slavery in America. Phule dedicated his book to all those Americans who had fought to free slaves, ठीक है. तो इन सारे अमेरिकन्स पर उन्होंने डेडिकेट किया. He is establishing a link between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America. तो उन्होंने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया कि भाई साहब अमेरिका में अगर विद्रोह हो सकता है और स्लेवरी एंड हो सकती है, अगर लोग इतने जागरूक हो सकते हैं कि एक साथ एक गुट में लड़कर स्लेवरी को पूरा बंद करवाए, तो हिंदुस्तान में भी जो ऐसे लोअर कास्ट लोगों पे टॉर्चर किया जा रहा है, अनटचेबल माना जा रहा है, उनको लाइफ के बेसिक एमिनिटीज से डिनाई किया जा रहा है, क्या उनका भी तो उत्थान हो सकता है अगर वो लड़ें तो, ठीक है. सो दैट वाज व्हाट ही प्रोपोगेटेड. इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहाँ पे समाप्त करते हैं.